आज हम प्रैक्टिस से डिस्कशन करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ है 2025 का प्रश्न। 2025 का जो प्रश्न पूछा हुआ है रेलवे ग्रुप डी में हूबहू उसी प्रश्न को देखेंगे। तो ये पूछा हुआ है 27/11/2025 का। जो 27/11/2025 में जो पूछा हुआ प्रश्न है, ये है फर्स्ट टाइम का, जो 9 बजे से 10:30 तक जो पूछा गया है, इसमें जो रेलवे ग्रुप डी में जो पूछा हुआ है। तो इस डेट के प्रश्न को आज डिस्कशन करेंगे। इसमें जितने भी मैथ के प्रश्न हैं सभी को जो एग्जाम में पूछा हुआ हो वह उसी प्रश्न को आपको कट करके आपको बताया जाएगा, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं। जो भी प्रश्न पूछा गया, तो आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो एक बार जरूर इस सेशन को देख करके जाएं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर, जो सीरियल नंबर इसमें दे रखा है, इसमें स्टार्ट होता है 26 नंबर से, जो मेरे पास सीरियल नंबर है उसमें। तो देखते हैं 26 नंबर से ये क्या है प्रश्न। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 26 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि 3 पाइप ए, बी और सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकता है। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है और ए, बी, सी क्रमशः रासायनिक विलयन PQR डिस्चार्ज करता है। तो 9 मिनट बाद टैंक के द्रव में विलयन Q का अनुपात निकालना है। तो आप ये समझिए कि 40 मिनट में भरे, 20 मिनट में भरे या 30 मिनट में भरे, चला तो सब 9 मिनट ही, ये भी 9 मिनट, ये भी 9 मिनट, ये भी 9 मिनट। तो इसका रेशियो तो लगभग तीनों का बराबर रहेगा। 1 मिनट चले तो, 2 मिनट चले तो, या 9 मिनट चले तो। कारण कि 9 मिनट से सब ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, ऐसा नहीं कि 9 मिनट से कम में भर रहा है। तो इसका रेशियो सबका बराबर रहेगा। ठीक है, रेशियो सबका बराबर रहेगा। प्रश्न में जो लिखा ना 40, 20 और 30, तो तीनों के तीनों 9-9 मिनट तक चला। तो तीनों बराबर चला है तो रेशियो सबका बराबर रहेगा। तो इसका रेशियो निकाल देंगे। तो इसका रेशियो निकालने के लिए 1/40 करेंगे। 1/40 ये 1/20 हो जाएगा और ये 1/30 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 दिए 12, 120 हो जाएगा। 120 में इसको गुना करेंगे, 1/40 में 120 को गुना करेंगे। ठीक है, तो ये इसका रेशियो निकल जाएगा 4 तिहाई 12, 3। इसका रेशियो हो जाएगा 3। इसका रेशियो निकालेंगे 1/20 में 120 से गुना करेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 6। और इसका रेशियो निकालेंगे 30 को 1/30 को 120 में गुना करेंगे 30 चौके 20 से, तो इसका रेशियो हो जाएगा 4। अब रेशियो निकल गया 3:6:4। ठीक है, बता रहा है कि 9 मिनट हो या 1 मिनट हो, ये तो निकला है 1 मिनट का। 9 मिनट का रेशियो हो या 1 मिनट का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो आगे देखिए लिखा हुआ है कि ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तीनों अलग अलग लिक्विड प्रोड्यूस करता है। Q का निकालना है तो Q का रेशियो हो गया 6। टोटल कितना है? तो 6, 4, 10, 10 और 3, 13। ये 6/13, 6/13 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे प्रश्न पढ़िएगा 27 नंबर। तो 27 नंबर में क्या लिखा है कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, आज से 15 वर्ष पहले। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु के 8/5 गुना है। मतलब वर्तमान आयु 8 है तो शादी के समय की आयु 5 थी। यही ना बता रहा है, 8 गुने 8/5 गुना है। तो उसकी शादी के समय उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी, तो उसकी बहन की आयु ज्ञात करें। देखो, ये अभी का उम्र है, ये शादी के समय का उम्र है। तो ये दोनों में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। ठीक, ये दोनों में 3 का अंतर, लेकिन रियल में कितना का अंतर है? 15 वर्ष पहले उसका शादी हुआ था। तो ये 3 जो है ये 15 के बराबर हो जाएगा, कारण कि अनुपात में अंतर 3 का है और रियल में अंतर 15 का है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये अनुपातिक अंतर हो गया। ये 1 अनुपात का अंतर निकालते हैं तो 1 अनुपात का अंतर आ जाएगा 5। 1 अनुपात का अंतर
5 आ गया, ठीक है। लेकिन बता रहा है 15 साल पहले उसकी ये 5 इसमें गुना हो जाएगा, तो ये 8 बचे 40, मतलब वर्तमान उम्र 40 है, ये 5 इसमें गुना कर दो तो 25, मतलब अभी 25 वर्ष की थी तब उसकी शादी हुई थी, अभी उसका उम्र 40 वर्ष है। बता रहा है कि 8 वर्ष छोटी उसकी बहन थी, तो उसकी बहन आज 8 वर्ष छोटा रहे या 25 साल पहले 8 वर्ष छोटा उस समय भी थी और आज भी थी। तो ये वर्तमान उम्र निकालना है, तो वर्तमान उम्र सोनिया की वर्तमान उम्र 40 है, तो इसमें से 8 माइनस कर दो तो ये उसकी बहन की वर्तमान उम्र निकल जाएगा। तो 8 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 32 वर्ष। 32 वर्ष इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। प्रश्न संख्या 28 में लिखता है कि P बराबर 6, Q बराबर -3, तो मान निकालना है PQ माइनस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, ठीक है। इसका आंसर निकालना, इसका कोई फार्मूला होता नहीं है, सीधा सीधा इसका मान बैठा करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, P के जगह पे 6 लिखेंगे, Q के जगह पे -3 लिखेंगे, उसको गुना करते जाएंगे, ठीक है। तो P जहाँ PQ लिखा है यहाँ 6 का Q कर देंगे, -3 है, P का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस हो गया 3 हो गया, P लिखा है तो यहाँ 6 गुना कर देंगे, प्लस 3 है 3 लिख दिए, Q के जगह पे -3 लिख दिए, प्लस 3 है, Q के जगह पे -3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस Q है तो Q के लिए -3 लिखे, इसका क्यूब कर देंगे। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 6 छके 36, 36 छके 216, 216 हो गया, माइनस हो जाएगा 6 छक 36, 36 दिया 72 हो गया, ठीक है। 36 दिया 108 हो गया, 108 और प्लस छोटी 18, ये माइनस में हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, तो -27 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा, 27 माइनस में हो जाएगा ना, ये 3 तिहाई 9, 9 प्लस में हो जाएगा तो 27 प्लस में हो जाएगा, 3 तिहाई 9 तिया 27, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, ये 27 प्लस में 27 माइनस में, तो इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। ये 216 में से 108 घटाएंगे तो बच जाएगा 108, 108, और ये 18 में से 9 गया तो 9 हो गया, तो 9 यहाँ प्लस में बचेगा, 18 में से 9 घट गया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 9 8 16, तो 100, 9 8 17, तो 117 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। 29 नंबर में लिखा है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ये यदि त्रिभुज बनाए तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसका मान 12 दे दिया, इसका मान 5 दे दिया, तो इसका मान क्या हो जाएगा 13, ये आप जानते ही होंगे, ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके रूट निकालो तो ये इसका वैल्यू निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा। तो निकालना क्या है, सेक का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो इसका कर्ण दे रखा है 13, आधार 5, तो 13/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या था 29। 30 नंबर में क्या लिखा है कि 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है, तो 1/20 जो दिया है कितना का 10/40 का कितना प्रतिशत है, तो ऐसे ही निकालते हैं कि 5 जो है 100 का लिखा रहता है कि 5 100 का कितना प्रतिशत है, 5/100 और गुने 100 कर देते हैं, तो ऐसे निकलता है, तो 5%, इस तरह से निकालना होता है। तो वैसे ही इसको निकालेंगे कि 1/20 जो है 1/40 का कितना प्रतिशत है, तो बटा में लिख करके 100 से गुना कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो बराबर करेंगे 1/20, 1/20 इसको ऊपर ले जाएंगे
तो उल्टा हो जाएगा, ये 40/10 हो जाएगा और गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे पढ़िए 31 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है, 26 छात्र हैं, उसका औसत आयु 26 हो जाएगा, तो ये टोटल निकल गया। ठीक है, और बता रहा है कि उसमें यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 27 हो जाता है। तो शिक्षक शामिल हो जाएगा तो 26 में से एक जुट जाएगा तो 27 हो जाएगा, उसका औसत आयु भी 27 हो जाता है। तो इसको गुना करेंगे तो ये टोटल आयु निकल जाएगा। तो बता रहा है शिक्षक की आयु, तो ये दोनों को गुना करके ये दोनों को गुना करके घटा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 26 छब से ये कितना होता है, 26 छब से हो जाता है 676, 676, 27 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 729। तो 729 में से 676 घटा देंगे तो इसमें से ये घटेगा तो 9 में से 6 गया तो 3, और ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 घटा तो 12 में से 7 घटेगा तो 5 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो 53 इसका आंसर हो जाएगा। 53 इसका शिक्षक का आयु निकल जाएगा। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है कि 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रही एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी की पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले पहला लाइन में देखिए, 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर समय से चल रही है। ठीक है, तो 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसमें सापेक्ष चाल निकालना है। सापेक्ष चाल सबसे पहले निकलेगा। सापेक्ष चाल कैसे होगा कि ये जो 325 है, 325/45 करेंगे तो इसमें दोनों का चाल हो गया ना, एक जो आदमी विपरीत दिशा में समान दिशा में चल रहा है वो, और ट्रेन, दोनों का चाल जुटेगा तब ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो सापेक्ष चाल निकला, सापेक्ष चाल निकालेंगे तो इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 9 बचे 45, और ये कट जाएगा तो 5 छक्के 30 और 5 बचे 25, बराबर हो जाएगा 65/9। 65/9 जो मीटर प्रति सेकेंड में निकला है, मीटर प्रति सेकेंड में, ये हो गया सापेक्ष चाल। इसको किलोमीटर पर आवर में कर दे, कारण कि 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 65/9 को हम 18/5 से गुना कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर में निकल जाएगा। तो ये 9 दूना के 18, 5 से 13, 13 बचे 65, तो 13 दूनी 26, ये 26 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये 26 किलोमीटर पर आवर निकल गया सापेक्ष चाल। लेकिन समान दिशा में, यदि समान दिशा में चलता है तो चाल घट जाता है। समान दिशा में चलता है, ट्रेन और आदमी समान दिशा में चल रहा है तो बताया जाता है कि समान दिशा में चल रहा है तो चाल घट जाता है, और यदि विपरीत दिशा में चलता है तो चाल बढ़ जाता है। नहीं देखते हैं, विपरीत दिशा में आप एक ट्रेन में बैठे हैं, दूसरे ट्रेन में कोई ट्रेन पार कर रहा हो तो स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन अब अपोजिट साइड से चलता हो, लेकिन वही एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करता है तो ट्रेन की तरफ आप देखेंगे तो लगेगा कि स्पीड कम है, वही बाहर की तरफ देखेंगे तो लगेगा स्पीड ज़्यादा है। तो ओवरटेक करते समय स्पीड घट जाता है, स्पीड दोनों का अंतर हो जाता है। लेकिन यदि ओवरटेक कर रहा है ना, एक आदमी धीरे धीरे चल रहा है, ट्रेन स्पीड में चल रहा है तो ओवरटेक कर रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ चाल घट जाता है। तो ये जो 26 किलोमीटर पर आवर जो है, ये चाल घटा हुआ है। ठीक है, घट करके इतना सापेक्ष चाल निकला है। अब 5 किलोमीटर पर आवर किसका है, आदमी का। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर आदमी का है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तब ट्रेन की चाल निकलेगा। तो ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा, 26 और 5 31 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 31 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की चाल निकल गई। और बताया जा रहा है कि दूसरी ट्रेन जो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 440 मीटर लंबी है, उसको पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। ये विपरीत दिशा में आ रहा है, तो विपरीत दिशा में पार करेगा तो ये दोनों का चाल जुड़ जाएगा। दूसरी जो ट्रेन है, दूसरी ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा, दूसरी ट्रेन और पहली ट्रेन दोनों का चाल समय निकालना है तो दूसरी ट्रेन जुट जाएगा ना, दोनों दोनों की दूरी जोड़ करके। जब अपोजिट दिशा में चल रहा है तो उसका समय निकालना है, तो दोनों दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा चाल दूरी बटा जो टोटल दूरी और बटा चाल से डिवाइड कर देंगे तो समय निकल जाएगा। तो निकालना है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, सबसे पहले दूरी और बटा
चाल। तो यहाँ दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी का मतलब ये होगा कि दोनों ट्रेन की लंबाई पार करना है ना। तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा? एक ट्रेन की लंबाई है 325 और दूसरे है 440। 325 और प्लस 440 इसको पार करेगा। पार किससे करेगा? 31 ये है और प्लस में 20। 31 किलोमीटर पर आवर प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, और ऊपर वाला दे रखा है मीटर में, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को चेंज कर देंगे तो सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो 31 और 20 किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 31 और 20 हो गया 3 2 5 51। 31 20 51 हो गया। तो 51 51 को डिवाइड कर देंगे इसे 5/18 से, तो ये निकल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। अब आगे देखिए कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और जोड़ेंगे 7, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और ये दोनों 7 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना में? ये दोनों को जोड़ कर 51, तो ये डिवाइड करेंगे तो 51 गुने 5 हो जाएगा और गुने हो जाएगा ऊपर में 18। इसको सोल्व करेंगे तो 765 हो गया और बटा में आ जाएगा 51 गुने 5 और गुने में हो जाएगा 18। इसको सोल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 2 26 5 बचे 25 और ये फिर 15 हो गया, 5 दिए 15 153 और इसको काटेंगे तो 9 8 9 दिया 27 और 17 दिए 51। 17 से इसको भागा देंगे 17 से इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा 153। कितना बार ये इसको भाग देंगे तो ये 6 तिया 18 और 17 तिया 51 और 17 से इसमें भाग देंगे तो 17 9 53 से, तो 9 और 6 में गुना हो जाएगा तो 9 छक्के 54। 54 इसका आंसर हो जाएगा, 54 सेकेंड। 54 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न को पढ़िए तो उसमें क्या लिखा है 33 नंबर में कि स्मृति 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आई थी, तो औसत चाल, तो एवरेज चाल औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कि 2x प्लस 2x 2xy x प्लस वाई बटा, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस वाई। तो 1 2 हो गया गुने एक चाल का मान दे रखा है कितना 21 और दूसरा चाल दे रखा है 69। दोनों को गुना करना है, नीचे जोड़ देना है 69 21 और प्लस 69, ये दोनों जुड़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 गुने 21 और गुने 69 और बटा में हो जाएगा 9 1 10 के 0 और 6 और 2 8 1 9 90। 90 में इसको भाग दे देंगे, 90 में भाग देंगे तो 90 में 7 दिए 21 और 30 दिया 90, ये 30 हो गया। 30 से इसमें भाग देंगे तो नीचे 10 हो जाएगा और इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 है, 3 दूना का 6 3 तिया 9, तो बच हो जाएगा 2 गुने 7 गुने 23 और बटा 10। तो इसको गुना कर देंगे ऊपर 23 गुने 7 और गुने 2, तो 23 गुने 7 करेंगे 23 और गुने 14 और बटा 10 कर देंगे तो 14 अठारह 14 तिया 72, 72 का 14 तिया 18 14 तिया तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा 322 और बटा 10 है तो ये हो जाएगा 32/2, 32.2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न को देखेंगे, एकदम आसान है कि बता रहा है कि 3:2 के अनुपात के बराबर, 3:2 के अनुपात तुल्य है। कौन सा तुल्य है? तो इसमें कितना गुना करेंगे वो बराबर 53, जैसे ये नंबर ऑप्शन में लिखा 53 38, ये नहीं होगा। बी नंबर में 51 37, वो नहीं होगा। 54 36 है, तो 54 36 है तो ये हो सकता है 18 दूनी, इसमें 18 से गुना कर दो तो 18 दूनी
36 और 18 तिये 54। ये देखो इसका आंसर आ जाएगा। बाकी किसी को कुछ भी गुना कर दो तो वो आंसर नहीं आएगा। काटने के बाद जो भी लिखा है उसको काटने के बाद 3:2 के अनुपात में आना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ना 54/36, तो 54/36 इसको काटो तो 18 दूनी 36, 18 तिये 54, तो 3:2 के अनुपात में आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये ऑफर वाला प्रश्न है। इसमें क्या लिखा कि एमआरपी वाली वस्तु, जैसे कि लिखा हुआ है कि 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, लिखा रहता ना 6 खरीदे उसके साथ बाई 6 और गेट फॉर फ्री, तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो 6 खरीदिएगा और 4 मुफ्त में मिलेगा, तो टोटल कितना आप खरीदे? 10 खरीदे हैं। 10 खरीदे हैं तो 4 मुफ्त में मिला है 4, और टोटल खरीदे हैं 10, तो कितना प्रतिशत का आपको छूट मिला? तो ये जो 4 जो मिला वही छूट मिला ना, एक जीरो से एक जीरो, तो 10 चौके 40, तो आपको कितना का छूट मिला? 40% का छूट मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर में ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसका सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का बोर्ड मास का जो तरीका है उसी से आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए तो नीचे से काटते हैं, देखिए 5 तिहाई 15, तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे का तो काम खत्म हो गया कि 1/3, ऊपर ऊपर वाला को सोल्व करते हैं। तो ऊपर वाला को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो छोटे ब्रैकेट में होता है उसको सोल्व करना होता है। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 1 5/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5/2, और माइनस में हो जाएगा 1/12। इसको इसके ऊपर कितना है ब्रैकेट? 0.5, ठीक है। तो ये और इसके आगे है 1/1/4, तो इसको कर देंगे 4 एकम 4 1 5/4, ठीक। 5/4 ये तो बंद हो गया। यहाँ है 4 दिए 12 1 13/4, बीच में है भाग। ये है प्रश्न आपका, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, और ये 2 से 12 में गुना करेंगे तो 6, तो 6 5 30 हो जाएगा, 30 और -1 हो जाएगा, 30 -1, और यहाँ 0.5 है, 0.5 यहाँ गुने में है, तो 30 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 29/12, और 0.5 यहाँ गुना में हो जाएगा। तो 0.5 गुना कीजिएगा तो ये दशमलव हटेगा, तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29/24। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि 13/4 डिवाइडेड बाई 5/4। अब ये माइनस में कितना आ जाएगा? ये गुना उना करके कितना आ गया? 29/4, यही ना बचा। ये पूरा सोल्व करके 29/4 बचा। ये दोनों को सोल्व, ये 29/24 हो गया, ये दोनों को सोल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 13/4 डिवाइडेड बाई एलसीएम हो जाएगा 24, और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, तो 6 5 30, ये 30 हो जाएगा, और -29, 30 -29/24, ये दोनों घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/24, यही हो जाएगा ना इसके बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 13/4। अब ये भाग में है तो ऊपर जाएगा तो गुने में हो जाएगा, 24/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको गुना करेंगे, ये भाग लग जाएगा, इससे भाग लगेगा तो आंसर हो जाएगा, भाग लगेगा तब ये हो जाएगा 6 चौके 24, 6 बार में कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 गुने 6, 13 छक 78, 78 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक 3 भी बचा था, ठीक है। 78/1/3 हो जाएगा, ये 1/3 को छोड़ के रखे थे तो 1/3 हो गया, तो इसको करेंगे तो 78 हो जाएगा, और 1/3 ऊपर जा करके 3/1 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तब आ जाएगा इसका आंसर 78, 8 तिये 24 के 4, और 7 तिये 21, 21 22 23, 234, तो 234 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पे। देखो जो 37 नंबर में लिखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है, मतलब एचसीएफ दे रखा है 18, और एलसीएम दे रखा है 1512। उसमें से पहला संख्या दिया हुआ है 126। तो इसमें होता है, इसका एक फार्मूला होता है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये होता है इसका फार्मूला।
तो दूसरा संख्या निकालना है। पहला संख्या दे रखा है तो पहला संख्या 126, दूसरा संख्या को हम वाट मान लेते हैं। HCF दे रखा है 18, LCM दे रखा है 1512, यही ना दे रखा है। अभी 126 है तो इधर चला जाएगा बटा में 126, इधर गुना में तो इधर बटा में चला जाएगा। तो यही इसको सोल्व करने से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको अब सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा देखिए आगे। इसको काटेंगे तो 18 का पहाड़ा में आ जाएगा। हाँ 18 सतह ये कट जाएगा। अब 7 से 1512 दे रखा है, 1512 में भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे 1512 में, तो 7 दूना के 14 बचा 1 1 7 एकम 7 बचा 4 और 2 7 6 के 42, तो ये हो जाएगा 2 1 6 216। 216 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको काट करके तो 216 आ गया, लेकिन आंसर क्या पूछ रहा है, 216 नहीं आएगा, दोनों का अंतर पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के बीच के अंतर। तो एक संख्या तो 216 हो गया, दूसरी संख्या 126 है, दोनों में अंतर कितना आ जाएगा 0 और ये 9, 90 इसका आंसर होगा। थोड़ा सा प्रश्न लास्ट में पढ़ जरूर पढ़िएगा, लास्ट वाला लाइन। ठीक है, तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा सा टफ है, इसको नहीं मानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में पूछना चाहिए। तो इस तरह का प्रश्न, ये नियामक ज्यामिति जो पढ़ते हैं इन 12th में, 11th में का चैप्टर है, उससे पूछा हुआ है। तो पंचभुज दिया हुआ है, इसको इसका नियामक दिया हुआ है, उसके आधार पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नियामक लिखते हैं पहले, P Q R S T, P दोबारा लिख देते हैं वो रिपीटेशन से बचने के लिए, नहीं तो नीचे से ऊपर करना पड़ेगा। दोनों का मान लिखेंगे, x है y है, तो यहाँ 0 है और ये हो जाएगा 6 0, और r में क्या लिखा है 8 और 3, और s में लिखा है 4 7, t में लिखा है 0 4, p में लिखा है, p में तो जो 0 लिखा है उसको रिपीटेशन के लिए किए हैं कि यदि ऐसे तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो फिर नीचे और ऊपर गुना कर देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बार और p को लिख दो तो आसानी से बन जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, सबसे पहले सिग्मा x1 और गुने y1 प्लस 1। ठीक है, y1 प्लस 1, ये सिग्मा x1 यदि इसको लेते हैं तो y का ये नहीं लेकर के इसको लेंगे, x1 तो ये हो गया, y1 ये हो गया, तो y2 लेंगे एक जोड़ करके। यदि x2 ले रहे हैं तो उसमें से एक जोड़ करके ये, मतलब ये तिरछा तिरछा गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 0 और ये x1 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये 0 गुने 0 ये हो गया। आगे बढ़ते हैं प्लस में, फिर ये 6 और 3, 6 गुने 3, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा 8 गुने 7, 8 गुने 7। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 4। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा। फिर आगे देखिए ये हो जाएगा प्लस में 0 गुने 0। अब आगे 0, ये 0 इसीलिए p यहाँ लिखे कि एक 0 यहाँ, एक यहाँ देखना पड़ता है। इससे अच्छा है कि यहीं दोबारा लिख दो। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये छोटिया 18, ये हो जाएगा 8 से 56 और प्लस ये हो जाएगा 4 चौके 16, फिर 0, ये 16 56 और 18, 16 56 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 और 8 20 के 0 और ये 9 90। अब ऐसे निकालेंगे सिग्मा y1 x1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे निकालेंगे, इस तरह से होगा 0 और 6, तो हो जाएगा 0 गुने 6 प्लस 0 गुने 8, ये हो जाएगा 3 गुने 4, फिर ये हो जाएगा 7 गुने 0, ये हो जाएगा 4 गुने 0, 4 गुने 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस 4 गुने 0।
अब इसको सोल्व कर देते, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, तो ये 12, फिर बाकी ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। अब ये 90 हो गया, ये 12 हो गया। इसका फार्मूला होता है इस तरह से कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है कि ये और ये दोनों का अंतर को 1/2 से गुना कर दो, 1/2। और अंतर जब भी होगा, बड़ा हो या माइनस में से घटा हो, हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना है, इसलिए ये साइन आता है 90 माइनस 12, ठीक है। ये दोनों में से घटाएंगे तो 1/2, 90 में से 12 घटा तो ये हो गया 78, 78 को 2 से भाग देंगे तो 39, ये 39 वर्ग, ये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर, ये थोड़ा एडवांस लेवल का प्रश्न हो गया, ठीक है। समझ में, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है, ये दोनों का अंतर को 1/2 से भाग दे दो तो ये इसका आंसर आ जाता है। आगे देखते हैं 39 में लिखा हुआ कि संख्याओं का सांख्यिकी का अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों का अंक इस प्रकार से प्राप्त, 21 विद्यार्थी को अंक दिया हुआ है। इसमें बहुलक मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा बार लिखा है। इसमें देखिएगा तो 85 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है। यही इसका बहुलक हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर में। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अनुपात को हटा, आगे पीछे लग दिया है। एक धातु है जिसको ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाई का अनुपात, ए और बी के लंबाई का अनुपात दे रखा है 9:20। आगे देखिएगा कि सी और बी की लंबाई का अनुपात लिखा है, बी और सी नहीं लिखा, सी और बी। तो यहाँ हम लिखेंगे बी और सी, सीरियल से लिखेंगे। बी और सी क्या हो जाएगा 11:5, ठीक है। ये घुमा के लिखा हुआ है, हमें सही से सीरियल से बना के लिखेंगे तब आसानी से बनेगा। और ए और सी की लंबाई के बीच के अंतर 10 है, तो कुल लंबाई, ये दोनों को ए बी और सी इस तरह निकालने के लिए, ए बी हो गया, बी और सी हो गया, ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए इसको गुना कर देते हैं। तो इसको गुना किस तरह से करते हैं, तो 11×9 = 99 हो गया। पहले ये दोनों में गुना करते हैं, फिर ये दोनों में गुना करते हैं। पहले इसमें जैसे गुना करते हैं ना, तो इस तरफ से गुना होता है, लेकिन यहाँ इस तरफ से पहले 11 को 9 से गुना करेंगे, फिर 11 को 20 से गुना करेंगे, फिर बाकी जो बचा 5 को 20 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 11×9 = 99 और 20 को 11 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, 220, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 20 बचे के 100, ठीक है। अब बता रहा है कि ए और सी का अंतर, ये हो गया और सी हो गया, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है 10, ये दोनों का अंतर 10 दिया हुआ, लेकिन ये दोनों का रियल अंतर है 1, अनुपात में अंतर 1, रियल अंतर 10, तो 1 रेशियो का मान हो गया 10। बनाना क्या है कि धातु की छड़ की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई तीनों जोड़ो, उसमें से 10 गुना कर दो, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 और 9, तो 9 हो गया। फिर 0 और 2 और 9, 9 2 11, 11 की 1 हो गया, बाकी बचा 1, तो 2 1 3 1 4 हो गया 419। और ये 10 से गुना हो जाएगा तो 1 0 लग जाएगा, तो 4190 इसका आंसर हो जाएगा। 41 में लिखा है कि एक संख्या x है, ठीक है। इसमें से इसकी संख्या का 20% को 90 जोड़ दिया जाता है। इस संख्या का 20% निकालते हैं तो 20/100 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 90 जोड़ दिया जाता है, 90 जोड़ देने से वही संख्या प्राप्त हो जाता है, मतलब x प्राप्त हो जाता है। तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 2 बचेगा 10, 2 बचेगा 10, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे। 90 को दूसरे तरफ ले चले जाइए, 90 को यहीं रहने दीजिए, x यहाँ है, ये माइनस में लेके आ जाइए x/5, 90 को यहीं रहने देंगे माइनस से बचने के लिए कि ये x/5 छोटा है ना, तो इसलिए इसमें से घट जाएगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5x और माइनस x बराबर हो जाएगा 4x, 4x/5 बराबर हो जाएगा 90। और 5 को इधर करेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, 5 यहाँ गुना में हो जाएगा और 4 यहाँ बटा में आ जाएगा, ठीक है। तब इसको गुना भाग जो भी करना है उसको कीजिए, और करने से क्या होगा कि 5 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ये बनेगा
ये तो आ गया, लेकिन बता रहा है कि इसका 80%, तो 80% भी लिख ही देते हैं इसका। तो 80/100, 80% निकालेंगे तो 80/100 हो जाएगा। तो अब आसानी से कट जाएगा, 0 से 0, 4 दूना के 8, एक 0 से 1 0। तब निकालेंगे 5 दूना के 10, 10 नवा के 90। ये इसका आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, एकदम ईजी प्रश्न था ये। प्रश्न पढ़िएगा। 42 नंबर लिखा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत और टीवी के कीमत से 40% कम है। तो वॉशिंग मशीन और टीवी, तो वॉशिंग मशीन का कीमत जो है टीवी के मूल्य से 40% कम है। ये इसका भी कीमत 100 रुपये है, तो इसका कीमत 60 रुपये है। 40% कम है तो यही ना होगा। और यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है, जो वॉशिंग मशीन है इसका 52 बढ़ गया, तो 60 में से 52 बढ़ेगा तो 152 हो जाएगा। बढ़ा है तो 152 कर देंगे 100 में ऐड करके, ये हो जाएगा बढ़ा हुआ कीमत। और इसमें बता रहा है 76 कम हो जाएगा, तो 100 है तो 76 कम कर दो 100 में से। 76% कम आया है तो 76% 100 में से 76 कम करो तो हो जाएगा 24/100। तो ये बच गया 24, ये बच गया कितना, काटेंगे तो 60, 6 गुना इतना बटा इतना। तो ये इसका वैल्यू हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। बता रहा है कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल कीमत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। 5 वॉशिंग मशीन में 5 गुना कर देंगे, तो 5 गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 और 2 से इसको काटेंगे तो 3, तो 3 में इसको गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 और 15 तिया 45। ये इसका 5 वॉशिंग मशीन का कीमत और 2 टीवी, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 24 दूनी 48। ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो 48 और 46 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 6 14 के 4 और 5 4 9, 9 1 10 के 0, 4 1 5। ये 504 रुपया हो गया बढ़ा हुआ कीमत, जो बदला हुआ कीमत वो। और पहले इसका कीमत था 60 रुपये वॉशिंग मशीन का, और टीवी का था 100 रुपये। टीवी का 100 रुपये और वॉशिंग मशीन का 60 रुपये। तो इसमें बता रहा है कि पहले वाला कीमत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो पहले का हम निकाल लेते थे, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 6 बचेगा 30। ये 300 का, ये दो टीवी था तो 200, तो 3 और 2 500। मतलब पहले 500 रुपये कीमत था और 504 रुपया हो गया, तो बढ़ा हुआ कीमत हो गया 4 रुपये। पहले पहले यही 500 रुपये में मिल रहा था, यही अब 504 रुपया होगा, तो 4 रुपया बढ़ा। तो कितना में बढ़ा, 4 रुपये बढ़ा, 500 में बढ़ा। तो 4/500 गुने 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। 100 से भाग देंगे, जो 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको 5 से भाग देंगे 4 में, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 5, ये 4 जीरो लगाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा, पन्नी आठी आठी 40, तो कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.8% की वृद्धि हुई। पहले 500 था, 504 हो गया, तो 0.8% की वृद्धि हो गया। ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए 43 नंबर में क्या बोलता है कि एक फल विक्रेता 150 आम खरीदा 150। उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आम के विक्रय मूल्य में 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। मतलब 120 आम उसने बेचा और 150 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 150 आम जितना में खरीदा था उतना में 120 आम बेच दिया, तो उसका फायदा वही 30 आम का हुआ ना। दोनों को घटा करके 30 आम बचा, वही ना फायदा हुआ। फायदा कितना पे हुआ, 120 पे। 120 है ना बेचा, 120 में 120 बेच दिया, फिर भी उसका जो 30 बचा वो फायदे वाली बचा। तो कितना प्रतिशत का फायदा हुआ वही निकालेंगे। तो 30 ऊपर लिख दिए, 120 नीचे, और परसेंटेज निकालना इसलिए 0 लिख दिए। 1 0 से 1 0, 3 चौके 12, 4 एक काटेंगे तो 25। 25% का 25% का आ गया इसका मुनाफा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर में लिखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य के दोगुने काम को, तो सबसे पहले ए उस काम को कितने दिन में करेगा वो तो निकाल लें। तो ए और बी मिल करके, ए प्लस बी दोनों मिल करके कर रहा है 6 दिनों में। ए अकेले कर रहा है, बी अकेले कर रहा है 12 दिनों में। तो ए का निकालना है, तो ए का निकालेंगे तो ए का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1/6 अब -1/12, ये आप जानते होंगे। तो ये निकालेंगे 12, 6 दूनी के 2, अब -1 तो 1/12। मतलब ये उस काम को 12 दिन में करेगा।
ये उसी काम को 12 दिन में करेगा, लेकिन दुगना काम बता रहा था। दुगना काम है तो 2 गुना कर दो तो 24 दिन लग जाएगा, तो 24 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 पढ़ते हैं। लिखा है कि एक बर्तन का 4/5 भाग नीले द्रव से भर देता है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भर देता है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भर देता है तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है। तो बर्तन की कुल धारिता ज्ञात करें। देखो, जब शेष वाला बोलता है ना तो शेष निकालते चलना है। ठीक है। इसे 2/5 भाग तो नीले द्रव से भर दिया, तो 2/5 भर दिया, 2/5 भर दिया, तो शेष कितना बचा? 3/5। ये दोनों में से घटाओ तो, अरे भाई, 2 बटा, देखो 5 भाग है, 1 2 3 4 5, 5 भाग है, 5 भाग दिया हुआ, उसमें 2 भाग भर गया तो बचा यही 3 भाग ना। 3 भाग बचा तो 3/5 बाकी रहा। ये 3/5 यहाँ लिख दिए, तो 3/5 भाग बाकी रहा। शेष बर्तन का 1/3 भाग काले भर 1/3 भाग, अब जो शेष बचा उसका 1/3 भर दिया तो बटा कितना? 2/3 बचा। आगे देखिए, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भर दिया, अब 5/6 भर दिया तो बटा 1/6 बचा। अब शेष बचा 4.2, तो यही जो शेष बच रहा वही 4.2 बचा ना, तो ये सबको गुना कर देंगे। 3/5 गुने 2/3 गुने 1/6 बराबर शेष जो बचा 4.2, यही इसके बराबर हो जाएगा। अब ये इसको काटना जो है कर देते हैं, तो 3 से 3 कट गया, 2 से काटेंगे तो 3 बच गया। अब ये हो गया 1/15 अब बराबर 4.2, तो ये इधर बटा में है तो इधर चला जाएगा गुने में, तो 1.15 इधर गुना में हो जाएगा। तो 15 से इसको गुना करेंगे, 15 दूनी 30 के 0, और 15 चौके 60, और 60 और 3 63, 63 1 था तो 1 यहाँ लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 63 लीटर। ठीक है, 63 लीटर इसका धारिता हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये 46 नंबर आपको घुमाने के लिए 8900 लिख दिया है। 8900 जो लिखा है वो आपको घुमाने के लिए लिखा है, इसमें उसका कोई मतलब ही नहीं। बता रहा है कि इसका मूल्य जो 40% अधिक अंकित किया गया है, कि 100 रुपये का सामान है, उसमें 140 रुपये अंकित कर दिया है, 140 अंकित कर दिया। इसके बाद अंकित मूल्य पर 5% का छूट दे देता है। अब 140 में 5% का छूट दे दिया, तो इसका 5% निकाल दो। तो इसका 5% निकालें, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 7। मतलब इसका 5% कितना आ गया? 140 का 5%, 140 का 5% हो गया कितना? 7। अब यही 7 तो छूट दे रहा है, तो 7 दे रहा है 140 में, तो 140 में से -7 कर देंगे तो बचा 133। 133 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं 133 नहीं हुआ, 133 तो बढ़ा हुआ हो गया। 100 रुपया तो पहले से अंकित किया हुआ था, 100 रुपया अंकित किया हुआ था, अब 133 रुपया में दे रहा है। ठीक है, तो दुकानदार को जो 100 रुपया का सामान था उसको 133 रुपया में बेच रहा है। देखो, 100 रुपया का सामान था, उसमें 40% अधिक लिख दिया, मतलब 140 रुपये उस पर प्रिंट लगा दिया कि 140 रुपये में बिकेगा। अब 140 रुपये लिख दिया है, उसमें बोलता है कि हम 5% का छूट देंगे। 40% तो पहले बढ़ा दिया, 5% का छूट दे रहा है, तो ये 5% छूट दे करके 133, फिर भी उसको कितना का फायदा हो रहा है? 33 रुपये, कारण 100 रुपये का तो है था ही, तो 33 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को पढ़िए कि एबीसीडी के अंदर पी एक बिंदु है, तो एबीसीडी एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, आयत है, कोई भी एक आयत बना लीजिए, ए बी सी डी। पी कोई एक बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया पी। अब बता रहा है ए पी, बी पी, सी और पी और डी, चारों को अलग अलग बिंदु दिया हुआ है। पी और ए बराबर हो गया 98, पी ए हो गया 98। ठीक है, पी बी हो गया 91, पी और बी 91, पी बी। पी और सी हो गया 21, पी, ये पी हो गया, ये सी हो गया, इसका दे रखा है वैल्यू कितना? 21, ये डी है। तो इसका होता है कि इसका एक फार्मूला होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों बराबर होता है जोड़ने से। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर को यदि हम जोड़ते हैं तो ये बराबर आता है, तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर,
बराबर ये इसके बी और पी बी का स्क्वायर प्लस डी पी और डी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया 98 का स्क्वायर और प्लस पी और सी 21 हो गया, तो 21 का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़िए, पी और बी दे रखा है 91 का स्क्वायर हो गया, प्लस इसका मान तो निकालना ही है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये हो गया 98 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 98 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 कम है, 2 दूना के 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 98 का, 2 कम है तो 2 दूना के 4, 2 अंक में लिखना है 4 हो जाएगा, 2 और कम कर दो तो 96। इसका स्क्वायर निकालने का एक तरीका होता है कि जैसे 100 के करीब है तो 100 से कितना कम है 98, 2 कम है तो 2 दूना के 4 लिख दिए, इसको 2 अंक बनाना है इसलिए 04 लिख दिए, 2 कम है 2 और कम कर दो तो 96 हो गया, 96 04 इसका स्क्वायर हो गया। प्लस 21 है, इसका भी स्क्वायर करने का एक नियम होता है, तो स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे सीरियल चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें पढ़ाएंगे ना, तो बढ़िया से बताएंगे कि 21 है तो 25 में से 25 के करीब है तो 25 में से 4 कम है तो 4 चौके 16 लिख दिए, 4 कम है तो लिख दिए 4 चौके 16, 21 से हो गया 441 बराबर 91 का हो जाएगा, 91 का 9 9 81 और 9 कम है तो 9 और कम कर दो तो हो जाएगा 9 18, तो ये 82 81 और प्लस इसका स्क्वायर। तो ये दोनों जुड़ करके इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये दोनों जोड़ दीजिए, तो ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 10045 और ये इधर माइनस में आ जाएगा 8281 बराबर 1 का स्क्वायर। ये दोनों को घटाइएगा तो घटाने पे कितना आ जाएगा 4 6 7 1 1764 है, इधर स्क्वायर में है तो ये रूट में आ जाएगा, तो 1764 का रूट निकालिएगा तो ये हो जाएगा 42 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 42, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें देखिए लिखा है 48 नंबर में, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बता रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 है, तो इसी का तो 2/5 है, इसी का तो 2/5 निकालना है, तो इसका 2/5 निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसको आसानी से गुना करने के लिए नीचे 10 बना देते हैं, तो नीचे 10 बनाने के लिए 2 गुना कर देंगे, ऊपर भी 2 गुना कर देंगे। ठीक है, इसको आसान करने के लिए नीचे 2 गुना कर दिए 10 हो गया, ऊपर 2 गुना कर दिए 10 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, ऊपर 4 से इसमें गुना कर देंगे, 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8 और 4 चौके 16 के 6, बाकी 1 बचा, 4 बचे 20 है 21, ये हो गया और नीचे हो गया 10, तो ये 216 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा ना 21 6.8, ये 2 गुना किए, गुना को आसान बनाने के इसमें 2 से गुना करते हैं फिर 5 से भाग देते हैं, तो इसलिए अच्छा नीचे 5 है तो उसको 2 से गुना कर दो, ये 10 हो गया, 10 है कि 1 दशमलव दे देना है, और बाकी इसके लिए जितना नीचे गुना किए उतने ऊपर गुना करके, ये कैलकुलेशन के लिए आसान तरीका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में है चक्रवृद्धि ब्याज से है, जो 6800 रुपये की राशि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में लिखा है तो 15, तो एक वर्ष में लगेगा 15, दूसरा वर्ष में फिर लगेगा 15। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए जुट जाता है दोनों का, तो जुट जाता है तो किस प्रकार से जुड़ता है, तो 15 गुने 15 बटा 100 के बराबर जुड़ जाता है, तो 15 गुने 15 बटा 100 के बराबर इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर हो जाता है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 15 15 225 हो गया और 15, ये तो 15 और 15 30 हो गया, इसको जोड़िएगा 15 15 30 हो गया और प्लस 15 15 225 और बटा 100, तो 100 से यहाँ ये एक पॉइंट लग जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 32.25% है। ये हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत, लेकिन निकालना है कि प्राप्त मिश्र धन, यदि बोलता चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 6800 का सीधा 32.25% निकाल देंगे तो ब्याज निकल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन मिश्र धन निकालना है
तो इसलिए 132 कर देंगे, कारण कि मिश्रधन में मूलधन जुटा हुआ रहता है। तो 132.25 बटा 100 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये 2 जीरो से तो जो 2 जीरो खत्म हो गए, ये दशमलव हटाएंगे तो 100 एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 100 बढ़ गया तो इसको हटाएंगे तो 20 बचेगा 100, और इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, और ये 32, 5 छः के 30, और 22 हो गया, 5 छः के 20, ये 25, 5 बचे 25। फिर से एक बार 5 से भाग दे सकते हैं तो 4 बचे 20, और ये 5 से भाग लगे तो 5 बचे 25, ये 14 हो गया, 5 दूनी के 10, और ये हो जाएगा 45, 9 बचे 45, नीचे हो गया 4। अब 4 हो गया, 4 से इसको भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 28, 7 चौके 28। तो 17 को 17 गुने 529 करेंगे, तो ये गुना करेंगे 17 गुने 529, तो 17 नवा 17 तो 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न में देखिए, 50 नंबर में क्या लिखा है कि एक त्रिभुज का सिंबल दिया है